अच्छा, इसके पहले का जो चुनाव था जी। बीकापुर विधानसभा का, आपने देखा होगा कि डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए थे सत्ता में, हालांकि 5,500 के करीब जो है हाँ, लगभग मार्जिन से चुनाव में कहीं ना कहीं गब्बर जी जो है मात खा गए थे। जी। आपको कारण क्या लगता है कि जिस पर आपको अब जो आने वाला चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी ने इनको बीकापुर विधानसभा से टिकट दिया तो उस काम पर सबसे ज़्यादा मेहनत होगी? ये मज़हब इस्लाम में उस ज़मीन पर नमाज पढ़ना नहीं जायज़ होता जो विवादित हो। विवादित हो, सही बात। और बाबर का नाम एक विवादित नाम है, उस पर मेरा फिलहाल मैं उससे कुछ मुझे लेना था, लेकिन मैं उसे गलत समझता हूँ। बाबर को बिल्कुल गलत समझता हूँ। बाबर को आप नहीं मानते? नहीं, बाबर को के विचारों को मैं जो सही वो मानूंगा, भाई ऐसा थी लोग जो उनके विचार थे जो अगर सही रहे होंगे मानते उनको मानते हैं, बाकी मैं उनके सारे विचारों को उसमें मैं अपनी नातेफाकी रखता हूँ। तो शाहरुख जी, एक सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने बोला कि रोजगार पर, महिलाओं की सुरक्षा पर और तमाम सारी योजनाओं पर हम बात करेंगे, इसके साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि अगर इस पॉइंट पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने भी शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों पे बात की थी। नतीजा क्या हुआ? 0 सीट आई। देखिए, ऐसा है, बिहार उत्तर प्रदेश में फ़र्क है, फिर भी जनता, देखिए जनता तो 10,000 पे भी पलट जाती है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भाजपा राजनीतिक कलर से मानती है, लेकिन हम दिल से मानते हैं। अच्छा, राम जी को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है? बिल्कुल यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल यूज़ किया बिल्कुल। देखिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण पर चलने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आइडल मानते ज़रूर हैं, लेकिन हम दिल से मानते हैं, दिमाग से नहीं। तो अगर आप लोग मान रहे हैं तो आपके जो मुखिया जी हैं अखिलेश यादव जी, वो तो कभी यहाँ दर्शन ही नहीं करने नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे ना। हम कब आएंगे? 27 की। साथियों नमस्कार, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव 2027 का अभी फ़िलहाल 1 साल का वक्त बाकी है और अभी फ़िलहाल दिसंबर का महीना चल रहा है। फ़िलहाल ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पर आने वाले 1 साल बाद यही महीना काफ़ी गर्म माहौल के साथ जो है गूंजेगा। जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो है रंग दिखा दिया है। क्योंकि बीच में एक सभा हुई थी लखनऊ में, तो आपने देखा ही है कितनी सारी भारी संख्या में भीड़ थी, तो लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा लोगों ने इस कदर सोच रखा था कि हो सकता है कि भाई बहन जी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव रंग से जो है थोड़ा दूर रहें। पर हालांकि जताया जा रहा था कि जो आने वाला चुनाव है वो केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो है बीच लड़ा जाएगा। इसके पहले का जो चुनाव था आपने देखा ही था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो है जीत हुई थी। और हालांकि कहीं ना कहीं कोई गलत चूक रही होगी जिससे समाजवादी पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है। अब हालांकि देखना ये होगा कि जो 2027 का चुनाव है उसमें साइकिल किस मतलब रफ्तार से आगे बढ़ती है। क्योंकि पीडीए का एक नारा जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। अब पीडीए का नारा, इसका जो मतलब है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे आगे चलकर, और इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे कि आने वाला जो 27 का चुनाव है, पिछले चुनाव के मुकाबले आने वाले चुनाव में मेहनत कितनी हुई है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि अखिलेश यादव जी युवाओं की सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आपने वीडियो वगैरह में देख रखा होगा। और इन्हीं सब मुद्दों पे हम आज जुड़े हैं हमारे अयोध्या के बीकापुर विधानसभा के, जिनका नाम है शाहरुख पठान जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शाहरुख पठान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं, मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम तो बढ़िया है। मौसम के साथ साथ चुनावी माहौल भी बहुत अच्छे धीरे धीरे बनते चले जा रहे हैं। और चुनावी माहौल के साथ साथ अब देश के अंदर जो एक माहौल बन गया है पीडीए का, जैसे आपने लोकसभा के चुनाव में देखा ही है, उसके साथ साथ अब विधानसभा में आपको कहने का कोई बात ही नहीं। आप पत्रकार बंधु हैं, बहुत ही तरीके जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। और हम लोग तो अपनी पूरी तैयारी, जोरों शोर की तैयारी में हैं। निश्चित है जो होगा उसकी लड़ाई हम लोग लड़ा जाएगा आगे बढ़ चढ़कर। समाजवादी पार्टी से आप कब जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी से जननायक बाबू अमृतर सिंह यादव जी के दौर में बाबूजी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं जानता हूं कि जनपद ही नहीं, बगल के सारे, चाहे अकबरपुर हो, वो चाहे सुल्तानपुर हो, जो जितने भी बगल के जनपद हैं, सारे जनपदों में नौजवानों को अगर किसी को देखना चाहिए तो जननायक बाबू अमृतर सिंह यादव जी की जो कार्यशैली है और जो बाबूजी का कार्य करने का वक्त है, उस वक्त हम लोगों ने जुड़ा, बाबूजी के साथ हम लोग जुड़े रहे। बाबूजी के निधन के बाद
हम लोग भाई आनंद सिंह यादव जी को बीकापुर से विधायक बनाए। उसके साथ हम पार्टी नियंत्रण लगे रहे और पार्टी के विभिन्न पदों पर हमने कार्य भी किया है। जिस कार्य को हमें पार्टी के जिलाध्यक्ष, माननीय जिलाध्यक्ष ने, माननीय विधायक महोदय ने जिस प्रकार पर रखा, मैं विधानसभा कमेटी के सदस्य से लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष तक अपनी पद कार्य शैली को किया है और विभिन्न पदों पर हमने समाजवादी पार्टी में काम किया है। तो समाजवादी पार्टी में आप शुरू से इसी पद पर थे या फिर कई पदों पर आपको जो है कार्यरत किया गया? मैं विधानसभा पहले तो मैं सबसे पहले बूथ प्रभारी बना, जो मेरी पार्टी की हर एक कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी होती है, बूथ प्रभारी। बूथ प्रभारी के बाद फिर निरंतर मुझे बूथ प्रभारी रखा गया। उसके बाद फिर मुझे विधानसभा कमेटी का सदस्य बनाया गया, फिर विधानसभा सचिव रहा। फिर उसके बाद मैं सेक्टर पर्यवेक्षक भी हूँ अभी फिलहाल, जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ ये मेरे एरिया ही है, मैं इसका सेक्टर पर्यवेक्षक भी हूँ। और आपके सौभाग्य है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष भी अल्पसंख्यक सभा का भी हूँ। अच्छा, ये दो चीज़ें हमारे पास, कई पदों से समाजवादी पार्टी ने मुझे नवाजा है, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा, इसके पहले का जो चुनाव था जी। बीकापुर विधानसभा का, आपने देखा होगा कि डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए थे सत्ता में, हालांकि 5,500 के करीब जो है लगभग मार्जिन से चुनाव में कहीं ना कहीं गब्बर जी जो है मात खा गए थे। आपको कारण क्या लगता है कि जिस पर आपको अब जो आने वाला चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी ने इनको बीकापुर विधानसभा से टिकट दिया तो उस काम पर सबसे ज़्यादा मेहनत होगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 10 दिन के अंदर टिकट का परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद एक, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय वो बीएसपी में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी के एक परिवार में जुड़ने के बाद एक इतने बड़े मार्जिन से चुनाव को लेकर 1 लाख मतों कर लाकर पहुँचा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, हमसे गलतियाँ रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और निश्चित है पुनः उस गलतियों को हम लोग अच्छी तरह मेहनत करेंगे और निश्चित है विधानसभा बीकापुर में समाजवादी पार्टी का परचम को दोबारा गाड़ने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। और समाजवादी ही नहीं, बीकापुर ही नहीं, हमारा तो टारगेट 5 विधानसभाएं हैं। बिल्कुल, हम तो भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, निश्चित है 5 विधानसभा के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छी प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की बनाने का काम करेंगे। पीडीए का अगर जो नारा दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, इस पर क्या विचार रहा होगा, क्या सोचकर इस नारे को जो दिया गया है? पीडीए का मतलब अब मैं आपको बता दूं, बहुत साफ, एक सरल सा। कई लोग पीडीए का बहुत सारा मतलब निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कुछ लोग जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो तो इसका अलग ही मतलब निकाल रहे हैं। पीडीए का मतलब तो आपको साफ हो जाना चाहिए कि लोकसभा के अंदर और फैज़ाबाद जनपद पर एक सामान्य सीट पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को टिकट दिया और उन्हें जीत मिली। और सबसे बड़ी पीडीए वहीं से शुरुआत होती है हमारी पीडीए की, कि एक ऐसे समुदाय को जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार नकारने का काम कर रही है, ऐसे समाज को हम लोगों ने अपनी इस पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, उसके बाद भी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को यहाँ से एमपी बनाकर हम लोगों ने भेजने का काम किया है। सबसे बड़ा पीडीए यही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कह रही है कि जो है दलितों की पार्टी भाजपा भी कही जाती है, जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में इनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा काम जो है भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं लोग के लिए हुआ है। देखिए, ये तो काम आपको भी पता है, इसी जनपद के आप भी रहने वाले हैं, बाखूबी आप जानते हैं। अभी एक दल्द में एक रेप हुआ था ना, शायद आपको याद होगी, बच्ची के दुष्कर्म करने के बाद नंग वस्त्र में बच्ची को और उसके साथ साथ उसकी आंखों को फोड़ डालना, ये हमें लगता बड़ा जघन्य अपराध है। और राम की नगरी, जिसे राम की नगरी कहा जाता है, जो विश्व पटल पर बड़ी अच्छी जगह बताते हैं राम की नगरी है, अभी कल ही आपने देखा होगा, न्यूज़ पढ़ा होगा। इस बात को मुझे कहने में बड़ा अफसोस है कि सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, आप में प्रदेश की में भी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराध है वो अपराध निश्चित दिखाई पड़ रहा है। तो अपराध की बात जैसे आपने की है, तो अपराध का एक आरोप 2012 से 17 के बीच में भी इन पर यह भी लग रहा था शायद अखिलेश यादव जी पर, कि जो 5 वर्षीय जो कार्यकाल रहा इनका, उसमें ये जो गुंडा राज और माफियागिरी वगैरह थी, ये काफ़ी चरम पर थी, जो वसूली वगैरह होती थी। इस पर आप मानते हैं कि भाजपा के कंपैरिजन अखिलेश यादव की जब सरकार थी, तुलना में अगर तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो क्या लगता है आपको ये चीज़ें? देखिए, ऐसा है, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं व्यक्तिगत, मेरा कहने का मतलब, लेकिन फिर भी आरोप तो लगता है ना। आरोप लगाना ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है, ये एक राजनीति है। राजनीति में ये होना चाहिए, व्यक्ति विशेष से राजनीति नहीं होती है। मेरा जो मानना है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, हम विचारों की राजनीति है। हम जननायक बाबूमित्र सिंह यादव जी के विचार पे काम करते हैं, हम लोहिया जी के विचार पे काम करते हैं,
हम बड़े बड़े महाविचारक माननीय काशीराम जैसे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े महाविचारकों के शैलियों पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारा मिशन ये होता है, अगर हमने लैपटॉप बांटा तो लैपटॉप हमारी सरकार में बांटा तो हमारी सरकार में किसी को अछूत नहीं रखा गया है, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, चाहे वो ठाकुर रहा, चाहे वो दलित रहा हो, चाहे वो मुसलमान रहा, हर एक जात को दी गया। अगर 55 लाख से अधिक महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह दिया गया है तो सिर्फ एक धर्म को नहीं दिया गया है। अगर एम्बुलेंस की सेवाएं हमारी सरकार ने बनाया है तो केवल एक धर्म के लिए नहीं बनाया गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है, जो हकीकत वो दिखाना चाहते, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास करना चाहते, जो विकास उन्होंने किया, शायद आप भी उससे अधूरे नहीं हैं। उन विकासों से लाभान्वित आप भी कभी समय समय पे होते हैं, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी ने जो 100 डायल बना, देखिए आज उसका कहीं ना कहीं अपराध तो रुका है भाई, ऐसा नहीं कि अपराध नहीं रुका है, अपराध के बहुत कम हुआ है। तो आदरणीय अखिलेश जी ने जितनी भी उनकी थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर देख लीजिए, अखिलेश जी ने जो रोजगार दिया नौजवानों के लिए, वो बात की, किसानों के लिए वो बात की, मजदूर के लिए। देखिए इस देश में सबसे बड़ी बात जान लीजिए आप, जब तक देश के अंदर कोई नेता हो, हमें किसी नेता से व्यक्तिगत उससे नहीं नफरत, उसकी विचार से में नफरत होती है। हमारा मतलब ये गोडसे के से देश नहीं चलने वाला है, ये देश महात्मा गांधी के विचार से चलने वाला है। और वो जो नागपुर में अभी तक इसका झंडा नहीं लगा, ये आप बाखूबी जानते हैं। इस समय विपक्ष में बोलना बड़ी डर लगता है, क्योंकि पत्रकार भी अपनी पत्रकारिता सही से नहीं कर पा रहे हैं। सवाल आपके भी उठेगा। इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा, मैं एक बात आपको बड़ी अच्छी आपने याद दिलाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस देश में अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत की, आपको भी पता है। उनकी जलजलाती हुकूमत में एक कहावत है कि सूरज डूबते नहीं थे। दुर्भाग्य कि आज उनके कपड़े पहन के ब्रास बैंड वाले बाजा बजा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझदार हैं कि अगर उन्होंने देश में हुकूमत की है और आज उनके कपड़े पहन के ब्रास बैंड वाले बाजा बजा रहे हैं, उन्होंने अपने वक्त को नहीं पहचाना। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, अगर वक्त कोई नहीं पहचानेगा निश्चित है उसका पतन होना है, निश्चित पतन होना है। कुछ कोई भी हो निश्चित है पतन होना है। अच्छा, ये जैसे अभी आपने बोला कि झंडा नहीं लगने दिया, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो 70 सालों के कंपैरिजन जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, आपको सबसे बड़ा बदलाव जो है क्या लगता है? उस 70 सालों के कंपैरिजन इस 11 सालों में आपको क्या लगता है कि देश में कहीं ना कहीं महंगाई दर और युवाओं की बेरोज़गारी दर, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे जो चीज़ें जितना काम हुआ था उस समय पे 70 सालों में, कहीं ना कहीं लगता है अभी इस 11 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी उतना बाकी है? देखिए विकास तो हुआ है, लेकिन विकास किसका हुआ ये आप भी जानते हैं। नहीं, विकास केवल पूंजीवादियों का हुआ है। जैसे पूंजीवादियों का ही विकास हुआ है, गरीब आदमी का विकास। मुद्दे वाली बात आपने नहीं भाई, पूंजीवादियों का विकास, जैसे आपने बोला कि भाजपा में पूंजीवादियों का विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग, दलित, ये सारे लोग हैं, इनका शोषण बहुत हुआ है। देखिए शोषण करना हुआ था, गरीब बेचारा आज जगह देखिए, शाम को आप खेती किसानी वाले लोग हम लोग हैं, किसान निधि तो दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, लेकिन 6,000 की वो नौकरी भी दे दी है राज लेकर। अगर आदमी, आप देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, हमारे पहचान के लोग, उन्होंने कहा नेताजी 2 किस्म हो जाए, अगर खेत रखा है तो मेहरारू भाग जाए, अगर मेहरारू खाए तो खेत चढ़ जाए। अब वो करे बेचारा क्या करे, किसान बड़ा दुविधा में किसान फंसा है भाई। अगर वो खेत को रखवाली करता है तो उसकी औरत भाग जाएगी, अगर औरत की रखवाली करता है तो खेत तो चढ़ जाएगा। और एक लोहिया जी की फिलॉसफी है, जिस पार्टी पे समाजवादी पार्टी अपने विचारों पे काम करती, तो लोहिया जी ने एक बात कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं करती। बहुत बड़ी लाइन थी। और सड़कें पे कभी सभी सड़कें सुनसान नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे संघर्ष, सड़कों पे जब जिस कौम ने संघर्ष किया तभी उसका इतिहास बदला जाता है, वरना गूंगों की कभी कोई कहानी नहीं लिखी जाती है। ये बात बहुत बड़ी है, ये कभी गूंगों कहानी लिखी जाती है। हमारी ये बेबसी देखो कि उन्हें हम हमदर्द कहते हैं। एक शेर है हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर का कि हमारी हमदर्दी देखो कि उन्हें हम हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, और तुम्हारा दंगाइयों पे नहीं है कब्ज़ा हुकूमत, सुन ले तुझे हम नामर्द कहते हैं। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे, उसके पहले मुलायम यादव जी सरकार में थे। खैर मुलायम जी की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ, जो उनका 5 साल का कार्यकाल था। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो उनके कंपैरिजन भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का काम है, वो भारी काम, मतलब किस कार्यकाल में सबसे अधिक काम हुआ है? देखिए अखिलेश यादव जी की सरकार में काम हुआ, ये आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। तो 4 काम आप जनता को अगर बताइए। देखिए अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश में नौजवानों के साथ बेरोज़गारियां बढ़ी, तब अखिलेश जी ने रोज़गारी की बात की। जब
महिलाओं को ले जाने के अस्पताल में दिक्कतें खड़ी होने लगी तो हमारी पार्टी ने 108 बनाया। जब हमारी बहू बेटियों के गर्भपात में बच्चे मरने लगे तब हमारे अखिलेश यादव जी ने 102 बनाया। जब माताओं की 55 साल से अधिक एज होने लगी, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, हमारी सरकार ने 500 प्रति माह देकर उनका सहारा बनाने का काम किया। जब सांप्रदायिक ताकतों ने हिंदुस्तान यूपी के अंदर जुल्म और ज़्यादती किया तब हमारी सरकार ने उनके लिए डाइट 100 बनाया। जब हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म होने लगे तो हमारी सरकार ने 1090 बनाया। हमारी सरकार ने लगातार जब नौजवानों को घूमने में लखनऊ में दिक्कत होने लगी तो जिनेश्वर मिश्र जैसे बड़े पार्क को बनाने का काम किया हमारी सरकार ने। तो मतलब काम कोई और कर रहा है, सर कोई और कह तो नहीं, मेरी सरकार ने बनाया है, ऐसा नहीं है वो मेरी सरकार ने बनाया है। अब आप नेम प्लेट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे काम आप कर रहे हैं, श्रेय मैं ले रहा हूँ, तो वो देखिए ऐसा है, वो आप जानते हैं, हाँ। वो देश जानता है। हाँ। आज अखिलेश जी अगर युवाओं की धड़कन की राज, दिलों की धड़कन की राज है, तो ये पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है। और एजुकेशन बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर आदमी शिक्षित नहीं होगा हाँ। तो अपने घर का विकास नहीं कर सकता है। अच्छा। यूपी के अंदर जैसे अभी शराब के ठेके तो बढ़ा दिए गए। हाँ। क्या नौजवान भारत यूपी का शराब पिएगा? अगर शिक्षित नहीं होगा, मान्यवर काशीराम की फिलॉसफी है कि शिक्षा सबसे बड़ी, बाबा साहब ने कहा है यार शिक्षा वो शेरनी का दूध, जितना पियोगे इतनी तेज दहाड़ोगे। बिल्कुल दहाड़े, सही बात। लेकिन आज का नौजवान को आप देख लीजिए, पहाड़ दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे। जीरो टैलेंट्स की राजनीति करने वाली पार्टी आज कुछ अपराध में नियंत्रण ही नहीं लगा पा रही है। जीरो टॉलरेंस से आप क्या समझते हैं? अब ये तो भाजपा के हैं भाई, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपको कहीं ना कहीं लगता है इस पर जो है इनके द्वारा जो ये शब्द दिया गया है, जीरो टॉलरेंस की नीति, एक विचार पर काम होता है, इसको मानते हैं आप? कहीं ना कहीं लग रहा है, दिख रहा है आपको? क्योंकि भाई अपोजिशन में आप फिलहाल देखिए ऐसा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। योगी जी सदन में तो कहते हैं बार-बार। भाई कहने और करने में दोनों में डिफरेंट है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो ये क्या बोलते हैं कि धर्म की राजनीति पर बहुत ज़्यादा सवाल होता है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। राम मंदिर बना तो उसके बाद भी ये हर मंच से कहते हैं कि हमने अयोध्या का राम मंदिर बनवाया। जब समाज के सामने जब कहीं कोई भाषण वगैरह होता है तो बोलते हैं। पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है ना कि जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं समाजवादी भी करती थी, वो भी एक पक्ष को लेकर चलती थी। ऐसा नहीं है। मैंने आपको फिर वही बात यहाँ पर चली आई, मैंने आपसे बताया कि समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में विकास किया है तो किसी एक धर्म, किसी एक जात के लिए नहीं किया है। और सवाल बहुत शाहरुख जी, सवाल ये खड़ा होता है ना कि हिंदू जो प्रताड़ित था, चाहे मुस्लिम रहा हो, कोई भी पक्ष रहा हो, एक पक्ष को लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी पर ये ज़रूर लगाते हैं कि जब इनकी सत्ता थी। क्योंकि अभी एक तमिलनाडु का मामला उठा था जिसपे अखिलेश यादव जी ने जाके हस्ताक्षर किया था, जो दीप जलाने का कोई था, आपने सुना होगा। मैंने सुना। इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो 2 शब्द में आप दे दीजिए। देखिए उसको मैं जवाब उसका नहीं देना चाहता, और फिर मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए फैज़ाबाद वो धरती है जहाँ जिनेश्वर मिश्र जैसे, जहाँ पर राम मनोहर लोहिया जैसे, और जहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग जन्मे। और ये धरती अशफाक उल्लाह खां की धरती है, और ये हमारा सौभाग्य कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती पर हम भी जन्मे हैं। बिल्कुल। और जो आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर तो न्यायालय के आदेश पर बना है। वो सरकार चाहे किसी की भी रहती है, अगर न्यायालय का आदेश है निश्चित है वो बनती, और प्रचंड से बनती। तो वो तो कह रहे हैं कि आज तक फिर न्यायालय का आदेश आज तक फिर पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ था? भाई केंद्र प्रदेश में सरकार उन्हीं की, अब तो उन्हीं से पूछिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम 2014 में आए हैं, मंदिर का मुद्दा बहुत सालों से। अरे भाई ऐसा नहीं है, 2014 में मामला न्यायालय के विचाराधीन था, न्यायालय ने जो आदेश किया उसका पालन किया गया। ये धरती अशफाक उल्लाह खां साहब जब फैज़ाबाद की धरती पर उन्हें फांसी दी गया तो उनसे पूछा गया, अंग्रेजों ने पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे नीचे उतारना तो इस हिंदुस्तान की मिट्टी मेरे कफन पे रख देना। तो आज देशभक्ति अगर धर्म का सवाल किया जाए तो धर्म से अशफाक उल्लाह खां को तो पूरे फैज़ाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश को सीखना चाहिए, नौजवानों को। निश्चित है। शाहरुख जी, एक अभी आपने एक शब्द का आपने उपयोग किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पे हम भी जन्मे हुए हैं। बिल्कुल जन्मे हुए। तो सबसे बड़ा सवाल ये, एक शब्द में जवाब आप जरूर दीजिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो ये बाबर के नाम की मूर्ति बनाई जा रही थी, उस पर आपके कुछ विचार हैं? देखिए बाबर के उस पर एक नींव रखी गई है। देखिए वो एक राजनीतिक है। हाँ। इस राजनीतिक है, फिर भी मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए मज़हब इस्लाम में उस ज़मीन पर नमाज पढ़ना नहीं जायज़ होता जो विवादित हो।
सही बात। और बाबर का नाम एक विवादित नाम है, उस पर मेरा फिलहाल मैं उससे कुछ मुझे लेना था, लेकिन मैं उससे गलत समझता हूँ, बाबर को बिल्कुल गलत समझता हूँ। बाबर को आप नहीं मानते? नहीं, बाबर को के विचारों को मैं जो सही वो मानूंगा भाई, ऐसा थी लोग जो उनके विचार थे जो अगर सही रहे होंगे मानते उनको मानते हैं, बाकी मैं उनके सारे विचारों को उसमें मैं अपनी नातेफाकी रखता हूँ। ठुकराते हैं? नहीं ठुकराते, नातेफाकी रखता हूँ। ठुकराना नातेफाकी दोनों डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर। फिलहाल वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। देश के अंदर मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, कोई धर्म के अंदर अगर मानवता है वो सबसे बड़ा धर्म है, और आप मेरे साथ बैठे हैं, ये मानवता है। सही बात है। धर्म का यहाँ नहीं होता है। इंसान, देश जब सुरक्षित रहेगा जब लोग सुरक्षित रहेंगे। राजनीति नेता जब करेगा जब लोग रहेंगे। हम पशु पर राजनीति नहीं करेंगे, हम राजनीति व्यक्ति पर विशेष पर होती है। पशु पे राजनीति कर कौन रहा है? नहीं भाई, राजनीति हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान एक ऐसा की राजनीति हो भी रही है। बिल्कुल। देखिए, ऐसे मैंने तो घुमा दिया ना, अब हमने आपने सवाल को घुमा लिया, मैंने फिलहाल बता दिया। देखिए, देश के अंदर मेरा दुर्भाग्य है, मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश के अंदर गाय वोट देती है। हाँ। बाकी और देशों में गाय दूध देती है। आप समझ आ रहे हैं? इनका कहना है कि भारत देश में जो गाय है वो वोट देती है, निश्चित देती है, और बाहर के देश में गाय दूध देती है। अब ये मुद्दा इतना खतरनाक है, इसको विचार आप करिएगा, अब इस पर सवाल नहीं करेंगे। SIR सही है? होना चाहिए, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? सही, मतलब सही हो रहा है? सही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को उस पर समय देना चाहिए और अधिकारियों को बढ़ाना चाहिए। कहीं जैसे BLO को जिसका निधन हो गया है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही करना है, विचार करना चाहिए। निश्चित हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और जिसके पास फर्जी वोट है उससे कौन सी दिक्कत? भाई हमारे पास कोई फर्जी वाला है नहीं, जो हमारे लोग वो हमें वोट देंगे। और आपका सबसे बड़ा मेरा धन्यवाद आपका भी है कि ये मेरी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हाँ बिल्कुल। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के अंदर वो दिखा दिया कि PDA बहुत बड़ा है। लोकसभा में BJP से ज़्यादा सीट आप लोग की आई। बिल्कुल आई। ये तो आपका आप लोग का भी धन्यवाद कि रिपोर्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया है और बड़ी अच्छी चीज़ों को दिखाने। क्या लगता है उसी के बिहार पे विधानसभा भी जो है? विधानसभा मैंने आपसे बहुत पहले बताया है कि विधानसभा से हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में नौजवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, अक़लियत, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। सड़कों से लेकर सदन तक, जिस देश के अंदर नौजवानों को सड़कों पर पीटा जाए, जिस देश के अंदर नौजवानों को लाठियों से मारा जाए, जिस देश दिल्ली के अंदर नौजवानों के ऊपर पानी डाला जाए ठंडी में, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसको सोचना चाहिए। इस पर कष्ट है? इस पर कष्ट है, हमें कष्ट है। तो मतलब आप 27 में आएंगे तो सबसे पहला ध्यान जो आपका होगा युवाओं पे होगा। सबसे पहला ध्यान युवाओं पर, और युवाओं की रोजगारी कैसे बढ़े, बेरोजगारी कैसे खत्म हो। और देश के अंदर सबसे अच्छी बात, अखिलेश यादव जी आजकल बात कर रहे हैं युवाओं पे। बिल्कुल, मेरी पार्टी लगातार निरंतर इस पे काम कर रही है और हम लोग लगे हुए हैं भाई। हम लोग ज़मीनी स्तर पे पार्टी पे काम कर रहे हैं। और हमारी विधानसभा बीकापुर है, मैं इसी विधानसभा में जन्मा हूँ। और हम लोग जननायक बाबूमित्र सिंह यादव जी से वक्त से बाबूजी से जुड़े थे, और बाबूजी का जो विचार है, जो बाबूजी का आदर्श है, उस आदर्श को नियंत्रण हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित है हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जिसको भी टिकट दे देंगे पार्टी से, उसका हम लोग निश्चित आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फैजाबाद की लोकसभा में आप मित्र सेन जी को जो है आइडियल तरीके से मान रहे हैं, एक आइडियल मान रहे हैं, तो आप उनके विचारों को 2-3-4 विचार ऐसा जो आप अपने ऊपर लागू करते हो, ऐसा आपको लगता हो कि ये चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे नाकें नम हो जाती हैं। बाबूजी एक ऐसे विचार थे जिसको मैं ये कह सकता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। बाबूजी जब राम मनोहर लोहिया मित्र सिंह पे पड़े थे, जब आपका आखिरी वक्त था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब आए, आपसे मिलने के लिए आए, तो बाबूजी से जब उन्होंने पूछा कि बाबूजी आपकी सेहत कैसी, तो बाबूजी ने एक सवाल कहा था। बाबूजी ने अखिलेश जी से कहा कि अखिलेश जी फैज़ाबाद को देखिएगा। फैज़ाबाद को देखिए। जो व्यक्ति को ये पता हो कि मित्र के क्षण करीब हों, अगर उसके बाद उसे फैज़ाबाद जनपद और फैज़ाबाद के युवाओं, फैज़ाबाद के नौजवानों की चिंता हो, ये विषय बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए। उसकी कमी हम कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। बाबूजी के आंखें नम, बाबूजी के जाने के बाद वो कमियां हम लोगों को नियंत्रण लगातार खलती रहती है, और वो कमी हमें ज़िंदगी भर रहेगी। उनके जो पुत्र की छवि है उस पर कुछ विचार है आपका? उनके पुत्र हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनके जैसा नेता जनपद में, मैं जनपद की बात कर सकता हूँ, अभी नहीं है कोई। अभी नहीं। बाबूजी के विचार, 5 विधानसभा है, बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबूजी के यहाँ राजनीति तो काफ़ी लोगों ने किया। वो बागे जाए रामचंद्र यादव विधायक जी भी, लेकिन बाबूजी का आदर्श, बाबूजी के विचार, बाबूजी के लगातार, आप ये क्या समझते हैं, बाबूजी को या जिस व्यक्ति ने फैज़ाबाद की धरती पर
लगातार जब कोई सुल्तानपुर, कोई अकबर पर, हम और आप जब सुबह उठते हैं तो हम मस्जिदों को चला जाते हैं, आप मंदिरों को चले जाते हैं। निश्चित ये स्वाभाविक बातें सही हैं। बात, लेकिन जब बाबूजी उठते थे तो बाबूजी कभी कप्तान से बात करते थे, कभी एसएसपी से बात करते थे, कभी कोई अकबरपुर से सताया, कभी कोई गोरखपुर से सताया, कभी कोई फैज़ाबाद से सताया, कोई मिल्कीपुर से सताया, कोई बीकापुर से सताया। उस जुल्म और ज़ातियों के साथ नियंत्रण लगातार बाबूजी लड़ने का काम करते थे। अगर हम ये कह सकते हैं कि एक शेर है कि मुनाफे की तमन्ना थी मगर मैंने घाटा ख़रीदा है। मुनाफे की तमन्ना थी मगर मैंने घाटा ख़रीदा है, अब मज़दूर ने अपना लहू बेच कर आटा ख़रीदा है। नेता के साथ साथ शायर भी हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा कभी भी हैं? थोड़ा सा सीख। लिखते हैं क्या आप? शायर लिखते नहीं हैं, हम बड़े बड़े महाविचारकों के विचारों को पढ़ते रहते हैं। मतलब आप पुस्तक भी पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। रुचि है आपको? बिल्कुल रुचि। बाबूजी ने एक बात कहा था पार्लियामेंट में कि जिस देश के अंदर मज़दूर को अगर मज़दूर धोए तो दुर्भाग्य है। इसको आप समझिए। शाहरुख जी, शिक्षा ग्रहण जो आपने की है वो आपका जो पड़ाव था वो कहाँ से था, इस पर भी थोड़ा आ जाते हैं। नहीं, डिफ़िकल्ट तो आप बचपन में मुझे राजनीति का शौक़ इंटर से ही था। राजनीति 12वीं पास किया, उसके बाद से इंटर के बाद मुझे राजनीतिक शौक़ थे। उसके बाद बाबूजी के प्रेरणा स्रोत जैसे नेता को हमने, मेरा सौभाग्य भी कह सकते हैं और मैं उसके साथ साथ दुर्भाग्य भी कहता हूं कि मैं बड़े कम समय तक अपने बाबूजी के साथ राजनीति कर पाया। और बाबूजी का जो एक शब्द था वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे एक रिश्ता है, मुझे याद रहता है। जब बाबूजी लखनऊ जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा, शाहरुख यहाँ, हमने कहा जी बाबूजी, तो उस तबीयत भी आपकी अस्वस्थ थी, लेकिन बाबूजी ने कहा मैं जा रहा हूँ छोटे को देखना। तो बाबूजी ने जो जिम्मेदारी दी है, जब तक इस मुल्क में ज़िंदा हूँ और शुपुर्ते खाक हिंदुस्तान की मिट्टी से नहीं हो जाता, तब तक हम लोग भाई आनंद सिंह यादव जी के संघर्षों के साथ खड़े हैं। निश्चित हम लोगों पे आरोप भी लगता है कि मित्रसेनवादी, तो निश्चित है जिसके विचार नहीं लोग कहते भी हैं, बिल्कुल कहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, उसको अस्वीकार करते हैं। अगर जुल्म के खिलाफ बोलना मित्रसेनवादी है तो मैं हूँ मित्रसेनवादी। एक वोट चोरी पर आपके क्या विचार है? हमारे नेता, आप इस पर क्या कहेंगे? हमारे नेता ने पहले कह दिया। क्या कह दिया? कि हमें उत्तर प्रदेश की पूरी से पूरी सीटें मिल जाए, फिर भी हम कहेंगे ईवीएम में है, कहीं ना कहीं ईवीएम है कि बिल्कुल हमारे नेता। अच्छा, ईवीएम पर जो सवाल खड़ा होता है वो तो बेचारी मशीन है, उसको जिस देश ने बनाया उस देश ने भी उसको नकार दिया भाई। ये भी सही बात है। एक लॉजिक है इसके अंदर, जिस देश ने बनाया उसने नकार कर दिया, तो निश्चित है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। मशीन हैक होती है? बिल्कुल होती है, कोई नहीं। भाजपा राज में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, भाजपा राज में मशीन हैक होती है, वो चलिए अलग मुद्दा है। देखिए, हमारे नेता ने बहुत पहले इस बात को कह दिया। हमारे जो हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल की धड़कन है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस पर सवाल करे, मैं इस पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। निश्चित है उन्होंने जवाब दिया, मैं इसको जोड़ता हूँ अपनी लाइनों से। और कहीं ना कहीं इस बार हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस पर निश्चित बहुत अच्छी तैयारी होगी, जो आपको रिस्पांस इसका मिलेगा। सीटों का अनुमान कुछ बता सकते हैं? नहीं, मैं कोई नहीं, नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं, अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपका क्या रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व, राष्ट्रवादी मुद्दा जो है ये सबसे पहले निकल कर सामने आ जाता है, पर अखिलेश यादव जी के पास 2027 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दे की कोई बात ही नहीं। सबसे पहली बात हम रोज़गार की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो बेरोज़गारी हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म, खासकर यूपी के अंदर ख़त्म होनी चाहिए। माताओं बहनों की सुरक्षा होनी चाहिए। और जो नौजवान बेरोज़गार है, जो किसान बेरोज़गार है, जो किसानों की यूरिया पहले 50 मिलती थी अब 45 मिल रही है, जो डाया का दाम बढ़ते चला जा रहा है, पशुओं पे, आवारा पशुओं पे नियंत्रण नहीं सरकार कर पा रही है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे हम लोग नियंत्रण करेंगे और किसान को लेकर एक बहुत बड़ी भूमिका बनाएंगे हम लोग। निश्चित है उत्तर प्रदेश में हम लोग अपनी लड़ाई को जिस तरह हमने 22 में लड़ा है उससे मजबूती से लड़ेंगे। तो शाहरुख जी, एक सवाल ये रहेगा कि जैसे आपने बोला कि रोज़गार पर, महिलाओं की सुरक्षा पर और तमाम सारी योजनाओं पर हम बात करेंगे, इसके साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि अगर इस पॉइंट पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने भी शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों पे बात की थी, नतीजा क्या हुआ? 0 सीट आई। देखिए, ऐसा है, बिहार उत्तर प्रदेश में फ़र्क है, फिर भी जनता, देखिए जनता तो 10,000 पे भी पलट जाती है। देखिए, वहाँ की जनता एजुकेशन नहीं है, क्योंकि नेता का मुझे सबसे ख़राब चीज़ क्या लगता है कि अगर समाज के बीच में जा रहा है, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जनता की होती है। उसको चुनना क्या चाहिए कि जो नेता 5 साल में काम क्या किया है उस पर उसको चुनना चाहिए कि भाई नेता हमारे लिए बेहतर कौन सा होगा, आने वाले 5 वर्षीय चुनाव रहेगा उसमें हमारे लिए बेहतर काम कौन सा नेता करेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज के नौजवान को और ख़ासकर जनता को ये चाहिए कि हम किसी व्यक्तिगत एक नेता की बात नहीं करना चाहते हैं, हम उसकी नीतियों पे बात करना बिल्कुल चाहते हैं। हमने अगर किसी को वोट लिया तो उसकी नीतियाँ मेरी क्या हैं,
जनहित में हम नीतियों को किस तरह फॉलो करेंगे और मेरे विचार क्या हैं, मेरी पार्टी की फिलॉसफी क्या है और मेरे लिए नौजवानों के लिए क्या अच्छे मुद्दे हैं, इस पे जनता को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना हालांकि ये यूपी की ये जनता है, बड़ा होशियार जनता है, लेंगे सब लेकिन वोट नहीं देंगे, वोट समाजवादी तो पार्टी। यूपी की जनता होशियार भी है, पैसा ले लेती है, वोट नहीं देती है। अरे तो उसकी चिंता न करिए आप, जिसके पास पैसा वही दे देगा। हम लोग तो 10 साल से विपक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का मैंने कई सारा उदाहरण भी देख लिया है। कोई भी चुनाव हो, पैसा ले लेते हैं पर वोट नहीं देते हैं। भाई देखो, पैसा हम समाजवादी के पास फिलहाल ही नहीं है, और जो देगा हम लेंगे क्यों नहीं भाई। अगर आप भी कहीं व्यवस्था करा देंगे तो ठीक है, हम लोग भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमें पैसा नहीं लेना है, पैसा भाई आप कह रहे हैं अगर व्यवस्था कहीं से हो जाएगी तो उसके लिए हम लोग से धन्यवाद। बड़े विपक्ष में हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं इस समय, परिस्थितियां हम लोगों के लिए हैं। आपसे बढ़िया कौन चुनाव लड़ता है? समाजवादी से बढ़िया चुनाव कौन लड़ता है? भाई हम लोग तो उत्तर प्रदेश में आप भले ही भाजपा चुनाव जीत चुकी हो, पर समाजवादी से बेहतर इस समय युवा जो है आप ही की ओर है पूरा। नहीं, युवा अखिलेश जी की धड़कन है, वही तो मैं कह रहा हूँ। और हम लोग देखिए, हम लोग पैसा उसके पास है, इसीलिए मैंने कहा युवा आप ही की ओर है। नहीं, तो किसी भी मैं पूछता हूँ, किसी से बात करता हूँ, कुछ जो समझदार युवा है वो यही कहते हैं कि अगर नौकरी कोई देगा तो अखिलेश यादव। बिल्कुल निश्चित है। और देखिए ऐसे आपने पैसे की बात की, फिलहाल मैं तो सारे युवाओं को अगर कहीं भी मिलता है तो मौके को चूके ना उसको ले ले, जहाँ देना उनको पता है, जहाँ देना उनको पता है ना भाई। मतलब पैसा ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, पैसा नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि हम लोग 10 साल से विपक्ष में, हमें बताएं विपक्ष की राजनीति कैसे की जाती है। निश्चित पैसा ले लें और जहां वोट देना है आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बने, तेज साइकिल की रफ्तार को और तेज करें, जिससे उत्तर प्रदेश और खासकर यूपी के अंदर नया विकास हो, नई सोच हो, नई उमंग होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं आपसे। युवाओं को कोई प्रोत्साहन देंगे? देखिए आजकल के युवाओं को सबसे ज़रूरी शिक्षा है। जिस देश के अंदर, मैं तो एक बड़ी बड़ी फिलॉसफियों को पढ़ा हूँ, लोहिया जी ने ये भी लिखा कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं संसद आवारा हो जाते हैं। बिल्कुल। आपने इतनी देर मुझसे बात किया तो आपने देखो मैं ज़्यादातर बात फिलॉसफी पे ही करता हूँ। बिल्कुल के मुद्दे पे। और आजकल के नौजवानों को, मेरे हिसाब न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आजकल के नौजवानों को सबसे अहम भूमिका जो है, अगर वो राजनीति में आप जाइए, लोहिया जी ने ये भी लिखा है कि नौजवान की हमेशा दो नज़र, एक अपनी खेत खलियान, दूसरी लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर, लेकिन साथ साथ शिक्षा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। विधायक का बेटा विधायक बनता है, कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहता है। ये सवाल अगर आपने किया है तो इस पर भी मैं कहूँगा, जो बोला ना, विधायक का बेटा विधायक और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मतलब जो भी पद जिसका होता है उसके पद पे नीचे जो उसके पुत्र रहते हैं वो हो जाते हैं। मानते हैं आप मतलब इस चीज़ पे कि नेता जो है अपने परिवार को जो है ज़्यादा आगे लेकर चलता है, बाकी जितना ध्यान जनता पर देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, मानते हैं इस बात को? मैं भारतीय जनता पार्टी से इस बात को मानता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी में नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी लगातार मतलब जो मैंने सवाल किया उसको सीधा अपने भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी ने अगर जनपद में मौका मिला तो अगर मौर्य समाज के लिए मौका मिला तो आदरणीय लीलावती कुशवाहा जी को समाजवादी पार्टी ने MLC बनाया। अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमान समाज के लिए मौका मिला तो आदरणीय हाजी फिरोज़ खान गब्बार साहब को टिकट देकर मुसलमान का सर को ऊँचा करने का काम किया। अगर यादव समाज की बात रही तो हमारी पार्टी ने आदरणीय आनंद सिंह यादव जी को चुनाव टिकट लड़ाया, चुनाव दिया। शोभा सिंह के उसमें अपोजिट में आदरणीय आनंद सिंह जी लड़े। अगर यही बात हम चल के कहते हैं अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण सीट पर, तो समाजवादी पार्टी आदरणीय पवन पांडे जी को टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, और पवन पांडे जी प्रचंड जीतते तो नहीं, लेकिन एक बात, एक फिलॉसफी है, फिर फिलॉसफी याद आ गई, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी मार्जिन तो चलता रहता है, ऐसे कोई बात बड़ी चुनाव में चलता रहता है। देखिए ऐसा ही चुनाव है, कभी हार कभी जीत तो नियंत्रण लगी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस पर जवाब लूँगा आपसे कि जो समाजवादी पार्टी की यहाँ से जीत हुई है, जैसे आपने बोला ना कि पुरुषोत्तम राम की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती, पुरुषोत्तम राम जी की धरती है, और यहाँ से लोग कहते हैं ना बीजेपी को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। उनकी सवाल ये जवाब होता है। तो ये सवाल बहुत पहले से उठ रहा था, उसके बाद मंदिर बना तो लोग सोचे चलो भैया अब तो काम हो गया। मानते हैं आप अवधेश प्रसाद जी के जीतने का जो है सबसे बड़ा कारण क्या रहा, और मतलब किस मुद्दे पर जो है जनता जो है एक तरफ डाइवर्ट हो गई? देखिए ये मुद्दा फिलहाल बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है। हारू जी इस बात को भी मानिए, क्योंकि हिंदुत्व का सबसे बड़ा काम जो है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है एक आइडियल के रूप में, मतलब इनकी जो एक प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में इनकी मतलब छवि है, और अयोध्या जो एक फेम की तरह बहुत दूर दूर तक चलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भाजपा राजनीतिक करण से मानती है, लेकिन हम दिल से मानते हैं। अच्छा, राम जी को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है? बिल्कुल यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल। देखिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण पर चलने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आइडल मानते ज़रूर हैं, लेकिन हम दिल से मानते हैं, दिमाग से नहीं। तो अगर आप लोग मान रहे हैं तो आपके जो मुखिया जी हैं अखिलेश यादव जी,
वो तो कभी यहाँ दर्शन ही नहीं करने नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे ना हम। कब आएंगे? 27 की सरकार अच्छा, बनाने चुनाव जीतने के बाद मतलब 27 की वो पहले से सोच के बैठे हैं। 27 की सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं, हाँ। सारे विधायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जोर शोर के साथ, बहुत जोर, गाने बजाने के साथ, बिल्कुल निश्चित है। परेशान नहीं, आपको इनवाइट किया उसके पहले बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा, उसके पहले नहीं आएंगे। नहीं, दर्शन किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो दर्शन कहीं भी कर सकते हैं। आम भक्ति है, भक्ति कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी बीच में देखा होगा आपने 25 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। उस पर एक सवाल हुआ था ना, अवधेश प्रसाद जी सदन में कह रहे थे कि हमको क्यों नहीं बुलाया आप लोग, हमको क्यों नहीं बुलाया गया। इसका दुख था, तो आप भी मानते हैं चीज़ें गलत थी, गलत हुई, उनको बुलाना चाहिए था। देखिए 5 लाख से अधिक वोटों से बिल्कुल वो चुनाव को जीते, 5 लाख 60,000 वोटों से 54,000 से लगभग नियर अबाउट 55-60,000। हाँ से देखिए, इतना मत मिलने के बाद एक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। हाँ, स्पष्ट है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनको न्योता देना चाहिए। देना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और भारत देश के संविधान की गरिमामय पद है वो। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने या तो हमें ऐसा लगता है कि या तो उनकी जो कास्ट फीलिंग किस लिए हो सकता है ये भी कर रही है। जो बात है, मैं अपने नौजवानों को, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जो आपके चैनल देख रहे हैं, उनको सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़रूरी शिक्षा है। मेरा आपने मोटिव जो देखा होगा, जो राजनीति करने का, मैं एक युवा हूँ, युवा के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियाँ सबसे अधिक हैं। अपने युवाओं को और खासकर अपनी बीकापुर जनता को, सम्मानित जनता को संबोधित करना और उनको इस तरह समझाना कि जो हकीकत है उसको समझाना मेरा काम। मैं किसी भटके हुए मुद्दों पे राजनीति नहीं करता हूँ। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, बेहतर बताइए। ये तो आप फंसा रहे हैं। देखिए मैं फंसा नहीं रहा हूँ, एक ही आदमी को चुनना है आपको, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, एक को बताइए। राहुल गांधी। राहुल गांधी बेहतर है। कारण? इसमें स्पष्ट बड़ी लंबी तक हो जाएगा, फिर वो भी मैं 2 मिनट आप बता दीजिए। नहीं, अच्छी नेता है, विचारवान है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर, जिसकी फैमिली हिंदुस्तान के लिए बड़ा योगदान। सवाल खड़ा होता है, बिना मुद्दे की बात कर लेते हो। नहीं ऐसा नहीं है, बड़े विद्वान हैं, ऐसा नहीं। आप उनके देखिए, किसी के निगेटिव पे ना चाहिए। और उन्होंने एक राज्य पूजा, जो लोग आप ही लोग कहते थे, आप सॉरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी राजा है वो निकलते नहीं है। इन्होंने 15 से अधिक किलोमीटर। तो हम लोग का नहीं है। नहीं हम लोग के शब्द नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 1500 किलोमीटर या राजा है वो राजा है, जो भी उनका शब्द था। फिलहाल उस शब्द से मुझे कुछ लेना देना नहीं, वो निकल नहीं सकते। फिलहाल उन्होंने पैदल यात्रा की, यात्रा करने के बाद जो संदेश क्या, देखिए बेहतर है, बेहतर नेता है, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। उनकी बातों को सुनिए, तोड़ मरोड़ के न्यूज़ का काम है इसको पेश करना। मैं उससे कुछ फिलहाल अपने आप को दूर रखता हूँ। तो शाहरुख जी, जैसे उनकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी बिहार में आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा भी हुई थी उनकी, और एक भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी। तो मतलब इसका एक कोई परिणाम दिखता क्यों नहीं, मतलब सामने क्यों नजर आता? क्योंकि बिहार में आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा भी हुई, उसके बाद भी पार्टी को उस तरह से उसका परिणाम दिखा क्यों नहीं? लोगों ने इतना, मतलब एक फिलॉसफी फिर बता रहा हूँ मैं आपको, कहाँ कमी कहाँ हो जाती है? देखिए, चौधरी चरण अपोजिशन में क्या लगता है, लोग इतना भागने क्यों लगते हैं? क्या उनको भड़का दिया जाता है, या फिर आपके विचार क्या कहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स होती हैं, हाँ। उनसे डरा धमकाया जाता है। हाँ। इसलिए कहीं ना कहीं वो हमें लगता है कि हट जाते हैं। हाँ। फिलहाल राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, और हम ये भी कह सकते हैं जो आत्म विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं वो, और उनको युवाओं को देखने को, पढ़ने की ज़रूरत है कि जो उनके, आप पुराने कोई स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया, आप नेगेटिविटी का देखें तो आपको नेगेटिव मिलेगी, अगर आप उनकी अच्छाई का देखें तो आप अच्छाई मिलेगी। निश्चित है, मैं उन्हें अच्छा नेता मानता हूँ, फिलहाल मेरा जो मानना है। AIMIM के मुखिया हैं ओवैसी जी, क्या कहेंगे? अच्छे नेता हैं। कैसे नेता, थोड़ा बताइए। नहीं, मैं उसमें विचार नहीं दे सकता हूँ अभी। थोड़ा बताइए, क्योंकि जी, देश के लिए, वो देश की बात करते हैं। मैं उनका वीडियो देखता हूँ, मैं सबसे बेहतरीन नेता मानता हूँ उनको। इसलिए मानता हूँ क्योंकि ओवैसी जी को मानने का मेरा वो मतलब ये है कि अभी बीच में आपने देखा होगा वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला किया, अभी जल्दी के 2-3 दिन की बात है। तो ओवैसी जी ने ये बोला कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति समेत उनकी पत्नी को उठा के ले आ सकता है, तो पाकिस्तान भारत पे हमला करता है तो भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच सीने की बात क्यों करते हैं फिर? देखिए, आप मुझे सवाल क्योंकि देखिए, इतना बेहतरीन नेता अगर इस शब्दों पर अगर आ सकता है, तो सोचिए देश पर कितना अच्छा विचार रखता होगा। तो ओवैसी जी के बारे में आप 2 शब्द कहिए। देखिए, वो अच्छे नेता हैं और एक अच्छे विचारक हैं, उनके विचार बैरिस्टर भी हैं, अच्छे विचार, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक ठाक नेता है, मुझे बहुत पसंद है, वो व्यक्तिगत रूप से पसंद है उनके विचार। तो अगर आपने पसंदीदा की बात कही है, अब मैं मोदी जी को हटा दूँ, अब मैं राहुल गांधी ओवैसी जी को कहूँ, तो फिर क्या कहेंगे? उनके कंपेरिजन में नहीं आ सकते हैं अभी, कोई कंपैरिजन ही नहीं, उनका कंपेरिजन नहीं हो सकता है, मतलब तुलना ही नहीं है। या फिर देखिए, बड़े राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, वो भी तो बड़े नेता हैं। वो बड़े नेता, वो MP, वो भी मुस्लिमों के इस समय सबसे बड़े आइडियल है वो। नहीं, मुसलमान का आइडल कोई नहीं है। बिल्कुल है। नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में अभी तक जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं,
विकास की बात की जाए तो जिस हिसाब से काम होना चाहिए, काम हो ना हो, लेकिन हमेशा हज पहर पंचवर्षीय चुनाव में ओवैसी जी चुनकर जरूर आते हैं। देखिए वो बात ठीक है, वो वहाँ की लोकल हैदराबाद की बात है। हाँ। मुसलमान का आइडल भारत में ही तो है वो। बिल्कुल निश्चित है, मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि भारत में वो नहीं है, निश्चित है, अच्छी बात है। वो वहाँ से चुनाव जीतते आते हैं, वहाँ की जनता उन्हें लाइक करती है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये तरह देख सकते हैं तो जननायक बाबू सिंह यादव जी लगातार 7 बार MP रहे, MLA रहे हैं, 3 बार MP रहे हैं, तो ये जनता की मोहब्बत है। अवधेश प्रसाद जी 9 बार विधायक रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है, और 6 बार लगातार कैबिनेट के मंत्री के स्तर पर रहे हैं। तो ये तो अपना राजनीतिक करियर है, कौन क्या करता है ये राजनीतिक है। तो आपको क्या लगता है कि अभी किस मुद्दे पर जो है सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए? अयोध्या की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए हमारी तैयारी चल रही है, मैं भी आपको सारी तैयारी बता दूं, लेकिन आप पता चले भारतीय जनता पार्टी जान जाए तो फिर हम कहीं ना कहीं दिक्कत खड़े हो जाए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से बताने नहीं जा रहा। आपका चैनल भी जान जाए, वो सुन लेंगे मेरी बातों को, फिर उस पर तैयारी करने लगेंगे। अच्छा, तैयारी हम लोग जमीन ए बता देंगे तो बी बताएंगे। हाँ, हम इसलिए हम लोग बड़े होशियार हो चुके हैं और हमने होशियार हो गए। बिल्कुल, हमने ये होशियारी कब से आई फिर? भाई भारतीय जनता पार्टी ने सिखा दिया हम लोगों को। कब से सिखाया है? ये अभी चुनाव जो निश्चित जल्दी चुनाव बीते हैं। कौन सा, मिल्कीपुर वाला? मिल्कीपुर वाले से हमने देख हाँ, लिया। मिल्कीपुर की बात आपने की है तो मैं पूछूंगा, मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी के लड़के चुनाव लड़े थे, अजीत प्रसाद जी, तो उसमें भी जो जीत हार का मार्जिन था वो भी 60-62-63 हज़ार के आसपास का था। कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। उसमें अच्छा आप मानते हैं उसमें भी कुछ न कुछ हुआ है? ये तो ये अगर ये सवाल घूम घुमा के अभी आप लोगों से पूछा जाए कि लोकतंत्र के अंदर ऐसा क्या हो सकता है। हाँ। लोकतंत्र, लोग कहते हैं कि उपचुनाव अगर किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, किसी भी जिले में हो रहा है, सरकारों का होता है वो। हाँ। वो कैसा है, आप सीट चली जाती है चली जाती है और इसी कहीं भी हो, सरकार ने इसको लेट भी कर क्योंकि दिया। रामपुर में भी चुनाव हुआ, बाहुल्य क्षेत्र है वो, उसके बाद बीजेपी वहाँ जीत गई। तो वो कुछ भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो सकता है, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, निश्चित है। अच्छा, मिल्कीपुर पे आप कुछ नहीं कहेंगे? नो कमेंट, उस पर भी कमेंट नहीं करेंगे। अगला चुनाव अगर हुआ इधर मिल्कीपुर में, क्या लगता है समाजवादी पार्टी निकाल पाएगी? देखिए मैंने आपसे पहले बताया कि मैं उत्तर प्रदेश और खासकर फैज़ाबाद की 5 विधानसभा पे हम लोग की तैयारी बहुत जोर शोर से। अब अंदर इंटरली तैयारी चल रही, मैं उसको खुल के बता नहीं सकता, नहीं पता चले कुछ और हो जाए। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, खुशखबरी आपको दी जाएगी, निश्चित है, और बहुत अच्छी तैयारी है। जो विश्व का सबसे बड़ा चैनल, हम कह सकते हैं हिंदुस्तान का सब, BBC लंदन ने उनसे पूछा था कि लोहिया जी आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर कहीं और लड़ते हो आप चुनाव जीत जाते, किसी और विधानसभा से लड़ते, लोकसभा से लड़ते, आप चुनाव जीत जाते। तो लोहिया जी ने एक जवाब दिया था, उस समय नौजवानों को, खासकर पत्रकार बंधुओं को सुनना चाहिए। लोहिया जी ने यह कहा था कि मैं उस पत्थर को तोड़ने जा रहा हूँ मैं उस पत्थर को तोड़ने जा रहा हूँ जिस पत्थर को कम से कम मैं तोड़ा नहीं, चटका जरूर सकता हूँ। तो जिस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि देश के मुख्यमंत्री महोदय कम से कम 3 से 4 बार प्रत्याशी का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पत्थर को तोड़ ना पाए, लेकिन चटका जरूर दी है। सही कह रहे हैं आप। एक सवाल पूछूं आपसे, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की बात आप अगर साइड रखें, अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नेता का नाम बताइए जो आपको लगता हो कि ये बेहतर आदमी। नितिन गडकरी जी। उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल लोगों का काम है, आपको बढ़िया लगता है? मुझे अच्छे लगते, व्यक्तिगत रूप से अच्छे लगते। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी में थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अच्छे नेता थे। उन पर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छे विचार। 2-4 शब्द अगर बताना चाहें। अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों पर अगर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चले तो देश बहुत विकास की ओर पर जाएगा, बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अटल बिहारी इस देश के नौजवानों के लिए आइडल, उनको पढ़ना चाहिए, जिनके विचार बड़े सुंदर रहा करते थे। और सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस उस दौर में भी उनकी इज्जत किया करती थी। बिल्कुल थी। वो मनमोहन दौरे पे भी उनको भेजा गया, बिल्कुल भेजा गया था। तो ऐसे देश चलता कैसे? अपोजिशन में होने के बाद भी उनको जो है बाहर भेजा गया था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। देश इसको लोग समझते नहीं। देखिए नौजवान नहीं समझ पा रहा है। नौजवान को एक जो चोला उड़ा दिया गया है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी तो चल रही है ना। उस यूनिवर्सिटी में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है, नौजवान पढ़ता नहीं है। नौजवान तो बहुत लोग लगे, लेकिन उसी तो गुमराह कर दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन नौजवान को दिक्कत ये ना, जैसे आपसे कुछ कोई कहे तो आप उसको पढ़ोगे। बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, हम एक पार्टी के जानकारी लेनी जरूरी होती है। कोई सामने से आके कुछ कहते रहा, जरूरी उसको सही माना जाए। अब हम पार्टी के नेता हैं, अगर हमसे आप कहते कि धूप हो रही है तो निश्चित हम बाहर निकल के देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम मान लेंगे भाई धूप हो रही है। तो इसी तरह हम जो कहते हैं, हम जो चीज़ों को अध्ययन करते हैं, और अध्ययन इस देश के अंदर नौजवानों को सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, आपसे मैंने बार बार कहा, शिक्षा की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने कभी एक बात कही कि ऑर्डर मुसलमान के लिए, देखिए हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब ने एक बात कही है कि अगर तुम्हें पढ़ने के लिए, उस दौर में उन्होंने कहा था जिस दौर में मुल्क चीन जाना पड़े तो पढ़ो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरत है आज के देश। शाहरुख जी, बांग्लादेश में हिंसा जो हुई है उस पर आपके कुछ प्रतिक्रिया आपकी आएगी? गलत है,
गलत हुआ है। बिल्कुल गलत है। जैसे एक युवा दीपू चंद्र दास का आपने सुना ही होगा, देखिए उसको जो है अब किस कारण से अब लोग उसको कह रहे हैं मोहम्मद साहब की उस पर जो है उसने विवादित टिप्पणी की या फिर कुछ भी कहा रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में और समय समय के साथ चीज़ें होती रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप कुछ? जिस प्रोफेट मोहम्मद साहब ने नाजायज़ पानी बहाने का हुक्म न दिया हो, अगर आप वज़ू करते हैं तो पानी उतना बहाएं जितनी ज़रूरत है, बिल्कुल वो प्रोफेट मोहम्मद साहब कभी खून बहाने का हुक्म नहीं दे सकते। नहीं दिए। हमारे मज़हब में दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी इस्लाम को भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसे चीज़ों पे हम, कोई भी बच्चा हो अगर गलती की है तो उसको स्वीकार करना, वो उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए कानून की व्यवस्थाएं हैं। पर वहाँ के लोग मानते ही नहीं सब। वो गलत है, मैं उसकी निंदा मजम्मत करता हूँ। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मजहब से पहले सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और सख्त मजम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं इसकी सख्त मजम्मत है मेरी तरफ से। और